Operations on sets, chapter number 1, exercise 1.3, क्वेश्चन नंबर 2। आज के इस लेसन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ सेट x इक्वल्स सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सेट y इक्वल्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 and set z equals set of prime numbers less than 10, then show the following using Venn diagrams। एक मरतबा फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, जिसमें आपने वही ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो है वो परफॉर्म करने हैं यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के ज़रिए आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स परफॉर्म करने हैं। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। इसमें भी वही है, 3 सेट्स है जिनका यूनियन फाइंड करना है आपने, और इन्हीं तीनों सेट्स का आपने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। डिफरेंस इन दोनों क्वेश्चंस में है कि एक तो इन सेट्स के नाम चेंज है, वहाँ ABC था, यहाँ XYZ है, और वहाँ सेट्स के जो एलिमेंट्स थे वो स्मॉल लेटर्स ABCDEF थे, और यहाँ जो है वो ऑड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है या प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 10। सो इसे भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑल्दो कि यहाँ एलिमेंट्स डिफरेंट है, नेचुरल नंबर्स हैं, वहाँ पे इंग्लिश लेटर्स थे, अल्फ़ाबेट्स थे। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट सेट है ये अब स्टेटमेंट फॉर्म में है, ये सेट यानी सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। आपने जो पहला सेट है x, उसके एलिमेंट्स जो है वो ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं लेस देन 10। अब जहन में रहे कि 10 जो है वो एक इवन नंबर है, ठीक, और 10 से पहले जो ऑड नंबर आता है वो है 9, यानी इस सेट की जो लिमिट है वो 9 तक है, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। अब 1 जो है वो ऑड नंबर है, फिर 2 इवन नंबर है, 3 ऑड है तो 3 लिखेंगे, और 4 को छोड़ देंगे क्योंकि वो इवन नंबर है, फिर 5 ऑड है तो लिखेंगे, 6 फिर इवन है, इसी तरह 8 भी इवन है, और लेस देन 10 तो 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जो सेट बनेगा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 वो बनेंगे 1 3 5 7 9, ठीक। फिर उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, अगेन नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स के सेट में 0 शामिल नहीं है। हाँ, जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं जो W से डिनोट करते हैं हम, उसमें फिर एक एलिमेंट ज़्यादा है नेचुरल नंबर से, वो कौन सा है? 0, बिकॉज होल नंबर्स जो है वो शुरू होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर्स जिसे हम n से डिनोट करते हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। तो जो सेट y है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। बहुत ही सिंपल है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, लेस देन 10। अगर स्टेटमेंट होती लेस देन और इक्वल टू 10 तो फिर उसमें 10 भी शामिल होता, ठीक। सो यहाँ पर हम एलिमेंट्स लेंगे नेचुरल नंबर्स, वी नो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1। अब इसमें ना ऑड ना इवन की शर्त है, सारे नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट y लेस देन 10। इसके बाद जो तीसरा सेट है सेट z, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। चले थोड़ा सा प्राइम नंबर को समझ लें। हमारे पास जो रियल नंबर्स सिस्टम है उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और सिर्फ कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 1 और वही नंबर, ठीक है ना। जैसे चले फॉर एग्जांपल 2 को लेते हैं, 2 के कितने फैक्टर्स हैं? अच्छा, ये फैक्टर्स क्या है? जिससे नंबर डिविजिबल हो, ठीक है। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 2 एंड 1, यानी 4 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और 1 से भी, ठीक है। और जहन में रखें कि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, चाहे प्राइम हो या कंपोजिट नंबर हो। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1 और वो नंबर खुद ही, उन्हें प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो अब ये जो प्राइम नंबर्स है लेस देन 10 वो कौन से होंगे? ठीक, तो उसमें पहला एलिमेंट होगा 2। अब 1 क्यों नहीं लिखा? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, बिकॉज 1 का एक ही फैक्टर है और वो 1 है। तो प्राइम के लिए शर्त यह है कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद ही। जैसे 2 के 2 फैक्टर्स है 1 और 2, ठीक। इसी तरह 3 के भी 2 फैक्टर्स है 1 एंड 3, 5 के भी 2 फैक्टर्स है 1 एंड 5, 7 के भी 2 फैक्टर्स है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 7। इसमें जो बीच में जो नंबर्स मैंने छोड़े, जैसे 4
फिर 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1 2 4 यानी 3 फैक्टर्स हैं। 6 भी हमने छोड़ दिया, 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6। इसी तरह 8 को भी हमने मिस कर दिया, 8 भी कंपोजिट नंबर है बिकॉज इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 8 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो इसी तरह 9 1 3 9 और इसी तरह 10 लेस देन 10 तो इसमें शामिल नहीं है, ऑल्दो 10 भी एक कंपोजिट नंबर ही है, प्राइम नंबर नहीं है। सो ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 जिसे हम डिनोट कर रहे हैं इस वक्त सेट Z से। अच्छा, अब ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 में मैंने रफ वर्क करके दिया था, यहाँ पर भी मैंने कुछ रफ वर्क करके दिया है। ये थोड़ी सी हेल्पफुल होगा आपके लिए। जो पहली वीडियो थी इस एक्सरसाइज की जिसमें क्वेश्चन 1 सॉल्व किया तो उसमें मैंने डिटेल से इस बात का जिक्र किया था कि सबसे पहले जिस तरह आपने 1.2 में सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, सबसे पहले ये जो y यूनियन z है जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले इनका यूनियन फाइंड करेंगे यानी y और z का। तो मैंने पहले सेट y के एलिमेंट्स लिखे, फिर ऐड किया यूनियन सिंबल और फिर सेट z के एलिमेंट्स लिखे जो 2 3 5 7 है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, यूनियन इज द कम्बिनेशन, तो इनको कंबाइन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब 2 3 5 7 ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है तो इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये होगा y और z का यूनियन। अब इसके साथ सेट x को भी शामिल करते हैं, तो x यूनियन y यूनियन z। तो पहले मैंने सेट x के एलिमेंट्स लिखे 1 3 5 7 9 जो गिवन है क्वेश्चन में, और फिर ऐड किया यूनियन सिंबल और फिर y यूनियन z, ये एक नया सेट बन गया हमारे पास। इसके भी एलिमेंट्स मैंने लिखे, अब इनको कंबाइन करना है। डेफिनेटली जो सेट x के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेट y यूनियन z के अंदर मौजूद है, तो मैंने दोबारा सेट y यूनियन z के एलिमेंट्स ही लिखे। 1 ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, 7 एंड 9 वो भी यहाँ मौजूद है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये बेसिकली x y z का यूनियन होगा, इन तीनों का मुश्तरका सेट होगा। सो अब ये नंबर जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं आपको वहाँ पर आपने लाइंस ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम में। तो जैसा आपको पता है सबसे पहले मैंने क्या सॉल्व किया यानी y यूनियन z फाइंड किया। वेन डायग्राम में भी मैं सबसे पहले y और z को ही फाइंड करूँगा। डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ वेन डायग्राम के बारे में। ये एक रेक्टेंगल है जो यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है। जहन में रहे कि यूनिवर्सल सेट इस वक्त इनफिनिट सेट है जिसमें सारे के सारे इंटीजर्स और रियल नंबर्स शामिल है। तो ये सेट x y और z जो है वो यूनिवर्सल सेट का सब सेट है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 3 सर्कल्स ड्रॉ किए ऐसे जिनके कुछ पोर्शंस जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये जो तीनों सेट्स हैं इसमें देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तीनों के अंदर मौजूद है। जैसे आपने 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए सर्कल भी उसी हिसाब से ड्रॉ किए कि कुछ हिस्सा इन सर्कल्स का आपस में ओवरलैप हो, कॉमन हो, मुश्तरक हो। तो उसके बाद सेट x y और z नाम दे दिए इनको। सेपरेशन की एलिमेंट्स की यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखिए 1 और 9 को मैंने लिखा है सेट x और सेट y के कॉमन रीजन में। ठीक, मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेके सर्कल का ये पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है सर्कल x और सर्कल y का, ये इन दोनों सर्कल्स का कॉमन रीजन होगा। ठीक, इसी तरह ये रीजन जो आप देख रहे हैं जिसे मैं कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल y एंड सर्कल z। और ये जो आप देख रहे हैं ये रीजन, ये कॉमन रीजन है बिटवीन सर्कल x एंड सर्कल z। कॉमन रीजन्स का मतलब है यहाँ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो एक्स वाई में कॉमन होगा, यहाँ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो वाई जेड में कॉमन होंगे, यहाँ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो एक्स जेड में कॉमन होंगे। बट ये जो पर्टिकुलर रीजन आप देख रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है 3 5 7, ये रीजन कॉमन रीजन है बिटवीन सेट एक्स, सेट वाई एंड सेट जेड। यहाँ वो एलिमेंट्स आप इंटर करेंगे जो तीनों सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। तो आप देखें सबसे पहले आप यहाँ पे देखें सेट एक्स और वाई में कॉमन एलिमेंट्स देखिए 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9, यानी सेट x के सारे एलिमेंट सेट y के अंदर मौजूद है। तो आप सेट x के ये एलिमेंट्स और सेट y के यही एलिमेंट्स इन दोनों सर्कल्स के दरमियान जो कॉमन रीजन है यानी यहाँ पर आप लिखेंगे। अब देखिए 1 9 3 5 7, 1 9 3 5 7, ये सेट x के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट x और y में कॉमन है, या ये सेट y के वो एलिमेंट्स हैं जो सेट x और सेट y में कॉमन है। ठीक, तो मैंने इनको इन रीजन में लिख दिया है जो सेट x और y के दरमियान
कॉमन रीजन, बिकॉज ये एलिमेंट्स इन दो सेट्स के दरमियान कॉमन है। 2 को देखे मैंने कहाँ पे लिखा है, ठीक, 2 देखे वाई और जेड में कॉमन है। अब ये 3 इस निस्बत से भी यहाँ पर लिखे गए हैं बिकॉज ये तीनों में कॉमन है। आप देखिए 3 5 7, ये 3 5 7, ये 3, ये 5, ये 7 और 3 5 7 तीनों में कॉमन है ना, तो इसलिए मैंने इनको ये खास जगह दी है। 1 और 9 क्या दिखा रहे हैं कि 1 और 9 सिर्फ x और y में कॉमन है, तीनों में कॉमन नहीं है। इसी तरह 2 क्या शो कर रहे हैं, 2 सिर्फ y और z में कॉमन है, x y z में कॉमन नहीं है। आप ये रीजन देख रहे हैं, ये वाला जिसे मैंने कर्सर से हाईलाइट किया है, ये रीजन सिर्फ x और y और z के कॉमन एलिमेंट्स के लिए है। और ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहा है, ये तीनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स के लिए मुख्तस या रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक। अच्छा, फिर y के ये एलिमेंट्स ऐसे हैं, y 4 8 एंड 6, जो ना तो सेट x में है और ना सेट z में है, तो इसे इस x के रीजन में ही लिख देंगे। बाकी x और z का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इनके अपने रिलेटिव रीजन्स में लिखे जा सके। तो यहाँ मैंने लिखा है y यूनियन z। मैंने आपसे कहा ये एलिमेंट्स जहाँ जहाँ आपको नज़र आएंगे वहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। तो आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये दोनों सर्कल्स यहाँ, आल्दो आपको कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा है, बट ये सर्कल Z का तो सेट है, रीजन है ना, ये सर्कल सेट Z का रीजन है, इसलिए मुझे Y और Z के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। तो यहाँ मैंने इन दोनों सर्कल्स को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया है। लाइनों को हम कहेंगे शेडेड रीजन। तो मैंने दोनों सर्कल्स पे लाइनें ड्रॉ की है। यहाँ कुछ रीजन सर्कल X का भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब है x के भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो या तो y में मौजूद है या z में मौजूद है, लिहाजा वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। क्यों? बिकॉज y और z का यूनियन क्या आ रहा है, यहाँ रफ वर्क में देखें 1 से लेकर 9 तक। तो इसलिए मैं इन दोनों सर्कल्स को शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दूंगा, दोनों सर्कल्स में लाइनें ड्रॉ करूंगा। ऑल्दो इसमें सेट x यानी सर्कल x का भी कुछ रीजन आ रहा है, तो यहाँ पर जो है ना आपने इनको शेड कर देना है, जिससे ये वेन डायग्राम जो है बिटवीन y एंड z जो है वो कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद फिर मैंने x भी तो इसमें ऐड किया है, लेकिन x का यूनियन y और z के साथ फाइंड करने के बाद भी वही एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, तो यही एलिमेंट्स रहेंगे। अब आपने x भी इसमें शामिल कर दिया, तो आप x के इस एम्प्टी रीजन को भी शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर देंगे। ये बाकी एलिमेंट्स की सेपरेशन ये क्वेश्चन 1 में भी मैंने बताया था, वही रहेगी, सेम रहेगी, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। ये 3 5 7 को, अच्छा आप 3 5 7 को इधर नहीं लिख सकते, ये याद रखें, बिकॉज ये y और z में कॉमन रीजन है। ये 3 5 7 इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी क्योंकि तीनों में कॉमन रीजन है, ठीक। तो मैंने सेट x के भी रीजन को या सर्कल को लाइनों में कन्वर्ट कर दिया, शेडेड रीजन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होगा यूनियन ऑफ सेट x, सेट y एंड सेट z थ्रू वेन डायग्राम। ये लाइनें ये शो कर रही है कि ये इन तीनों सेट्स का यूनियन है, और इन दो सर्कल्स में लाइनें ये शो कर रही हैं कि ये इन दोनों सेट्स y और z का यूनियन है, x इस वक्त इसमें शामिल नहीं है, ठीक। इसके बाद आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जो कि तीनों सेट्स का इंटरसेक्शन है। पहले मैं रफ वर्क के ज़रिए इंटरसेक्शन फाइंड करता हूँ। देखिए ये जो वर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वेन डायग्राम में ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज आपने डायग्राम के ज़रिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले रफ पे इसको करें। आप पेपर वगैरह में जो है ना वो इस तरह नहीं कर सकते। वैसे भी ये वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कभी आए नहीं हैं पेपर्स में, जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं, बट ये है कि ये थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आप आगे पढ़ेंगे इसको तो ये इनिशियल स्टेज है, ये थोड़ा सा आपको अगर आप इसको समझ लें तो ये किसी भी वक्त आपके काम आ सकता है। तो तीनों सेट्स दोबारा मैंने लिखे। अब पहले सेट y और z आप गौर से देखें, ये y और z का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे और फिर इसके साथ सेट x का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो मैंने सबसे पहले y और z का इंटरसेक्शन फाइंड किया। अगेन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन 1 में की थी, एलिमेंट्स की सेपरेशन चेंज नहीं हो सकती, बिकॉज एलिमेंट्स वही ही है, तीनों सेट्स के एलिमेंट्स तो चेंज नहीं हुए ना, तो इनकी सेपरेशन भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल यही रहेंगे। 1 9 अपनी जगह पे, 4 8 6 अपनी जगह पे, 2 भी अपनी जगह के और 3 5 7 भी अपनी ही जगह पर रहेंगे। तो आप देखें, लेकिन मैंने चूंकि इंटरसेक्शन फाइंड किया है बिटवीन y एंड z, सबसे पहले मैंने सेट y के एलिमेंट्स लिखे
और फिर सेट Z के एलिमेंट्स लिखे। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स। तो आप गौर करें 2 3 5 7 जो सेट Z के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेट Y के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 3 5 एंड 7। तो ये एलिमेंट्स कहाँ पर आएंगे? वो रीजन जो Y और Z के दरमियान कॉमन होगा। कौन सा रीजन है? ये है सेट Y और ये है सेट Z। सेट Y का जो सर्कल है वो यहाँ से ये पीस है इसका जो ओवरलैप्ड है, और सेट Z का जो सर्कल है उसका ये रीजन सेट Y के ऊपर ओवरलैप्ड है। इसका मतलब है ये रीजन इस वक्त Y और Z में कॉमन है। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रीजन तो आपने बताया था कि ये तो तीनों में कॉमन है। तो बिल्कुल अब भी वही जवाब होगा, ये तीनों में ही कॉमन है। लेकिन इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं? Y और Z। जैसे ही आप सेट X इसमें शामिल करेंगे तो फिर ये तीनों में कॉमन रीजन शामिल होगा। देखिए यहाँ पर गलती करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं दोबारा एक बात बता देता हूँ कि आपके जहन में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी तो देखिए हमने सिर्फ 2 सेट्स की बात की है, तो फिर इनको यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है? देखिए अगर आप इनको यहाँ पर भी 3 को यहाँ लिखें और 7 को यहाँ लिखें, 5 को भी इधर लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक Y और Z की बात हो रही है। ये तो मैंने इसलिए यहाँ पर रखा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि तीनों यहाँ पर तीनों सेट्स के अंदर मौजूद है 3 5 और 7। लेकिन अगर आप सिर्फ Y और Z की बात कर रहे हैं तो फिर 3 5 7 और 2 के लिए ये पूरा रीजन मुख्तस होगा। आप यहाँ पर किसी भी जगह पर इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लिखा X यूनियन Y यूनियन Z, फिर आप 2 को अपनी जगह से नहीं हिला सकते और ना ही 3 5 7 को अपनी जगह से हिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो Y और Z के दरमियान कॉमन है और 3 5 7 जो है वो तीनों सेट्स के दरमियान कॉमन होंगे। ठीक है ना? तो चले दोबारा आते इसकी तरफ। अब चूंकि हम सिर्फ Y और Z की बात कर रहे हैं, भूल जाए सर्कल X को, तो Y और Z के दरमियान कॉमन रीजन कौन सा है? ये जो आपको ओवल शेप नज़र आ रही है जो जिस पर मैंने लाइनें ड्रॉ की है। तो 2 3 5 7 ये इंटरसेक्शन था। तो इन्हीं एलिमेंट्स को आपने टारगेट करना है और इसी रीजन को आपने शेडेड रीजन में कन्वर्ट करना है, इन पे लाइनें लगानी है। ठीक, ये होगा वेन डायग्राम के ज़रिए सेट Y और Z का इंटरसेक्शन। अब उसके बाद फिर हमें तीसरा सेट भी इसके साथ शामिल करना है, यानी सेट X। तो X के एलिमेंट्स पहले लिखे, फिर इंटरसेक्शन सिंबल और Y इंटरसेक्शन Z के एलिमेंट्स यानी 2 3 5 7। अब अगेन इंटरसेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, राइट, कि जो दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स होंगे वो आप लिखेंगे तो ये इंटरसेक्शन होगा इन दोनों सेट्स का। तो चलिए देखते हैं। 2 यहाँ पर है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ये कॉमन नहीं है। 3 दोनों में है तो इसको लिखेंगे, 5 भी दोनों में है तो भी लिखेंगे, और 7 भी दोनों में मौजूद है। तो 3 5 7 ये है तीनों सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स। ठीक, पहले भी हम इस चीज़ को हाईलाइट कर चुके हैं। तो आप देखिए 3 5 7 यहाँ पे आ रहा है। अब जब तीनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो इस रीजन को आप अनशेड कर देंगे, यहाँ से लाइनों को हटा देंगे। ठीक, तो ये देखें जनाब, ये यानी तीनों सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 3 5 7। रफ वर्क में भी देखें 3 5 7। तो अब आपने सिर्फ उस रीजन को टारगेट करना है जहाँ पे 3 5 7 लिखे हुए हैं। तो आप सिर्फ इस एरिया को शेडेड रीजन करेंगे, बिकॉज यही शेडेड रीजन जो है वो X Y और Z में कॉमन है, और यही शेडेड रीजन जिसमें 3 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 3 5 7, यही इन तीनों सेट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स है। तो बात वही है जैसे आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स किए थे एक्सरसाइज 1.2 में, यहाँ पर भी वही बात हो रही है। सिर्फ आपने इसे एक इंग्लिश मैथमेटिशियन वेन ने जो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था उस मेथड के अकॉर्डिंग यूजिंग डायग्राम्स विच वी कॉल वेन डायग्राम्स, उसी के ज़रिए आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स परफॉर्म करने हैं। 3 टाइप के ऑपरेशंस अभी तक आपने इसमें स्टडी किए हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। अगले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें फिर आप कॉम्प्लीमेंट को भी देखेंगे कि वहाँ पर फिर कैसे हम कॉम्प्लीमेंट को शेडेड या अनशेडेड रीजन में कन्वर्ट करेंगे।